आप लोगों ने ना रिमाइंडर रिकॉर्डिंग ऑफ हो तो उसका मुझे लास्ट में बता देना करना कि रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। अदरवाइज क्लास हमारी रह जाएगी। ये जरा आप लोगों ने ना अलर्ट होकर रहना है, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को अभी सबसे इम्पोर्टेंट एरिया की तरफ लेके चलूंगा और हम वो वाला काम नहीं करेंगे बिल्कुल बेसिक्स वाला और ये और वो, ऐसा काम नहीं करेंगे। आप लोगों ने एक्टिव होके बैठना है और मेरे तमाम क्वेश्चंस का साथ साथ आंसर करना है। माइक ऑन करके सवाल करना होगा, माइक ऑन करके जवाब दे दीजिएगा। आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, वहां पे बता दीजिएगा, टाइप करके बता दीजिएगा, बट यू हैव टू बी एक्टिव। आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा मेरे तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स के ऊपर, ठीक है। मुझे ये ना जवाब मिले कि जी वो ऐसे वैसे हम फीमेल हैं और ये और वो, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने एक्टिव लाजमी रहना। देखें जी, मुझे बताएं, जब हम कैफ में आते हैं या जब सीए में आए हैं, सीए में आने के बाद किसी भी पेपर को पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 50 नंबर। 50 नंबर जो है वो हमें चाहिए पेपर पास करने के लिए। और ये 50 नंबर सिक्योर करना कितना मुश्किल लगता है, ऐसा है कि नहीं? आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर हैं और ये और उनसे लाइक ये नहीं हो पाता, फिर भी कहते नहीं हमने वहां पे टॉप किया था और हमने लाइक बड़ी पढ़ के आए थे, बड़े पढ़ाकू बच्चे थे, अब हमसे 50 नंबर भी नहीं आ सकते। ये इशू है। देखिए टेक्स्ट के पेपर में 50 नंबर जो है वो लेना बहुत ही आसान है। टेक्स्ट के पेपर में 50 नंबर सिक्योर करना बहुत ही आसान है। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही की एरियाज बताता हूँ। देखिए हमारा ग्रिड है, उस ग्रिड में एक एरिया आता है हमारा सेल्स टैक्स का, जिसकी आई कैप की जो वेटेज है वो है हमारे पास 25 से 30 नंबर। हर अटेम्प्ट में 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन जो है वो सेल्स टैक्स में से आना ही आना है पेपर में। ये कंफर्म है, पेपर में ये आना है। उसके बाद फिर हमारा एक ग्रिड आता है जिसमें हमारे 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमारा सिस्टम ऑफ टैक्सेशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है और हमारे पास आता है एथिक्स। इसकी वेटेज जो है ये 5 से 10 नंबर की है। इसमें से हमारे पास लास्ट में पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। फिर हम जब इनकम टैक्स में मूव करते हैं, इनकम टैक्स में एक हमारा स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम आता है, वो है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसमें से 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। पूरा सिलेबस पूरी किताब एक तरफ और ये 3 एरियाज जो हैं एक तरफ है। अगर आप इनका सम करें तो इन 3 एरियाज में से 50 में से 55 मार्क्स जो हैं वो आपको आई कैप के एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं। ये मतलब पूरा सिलेबस हम पढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स वगैरह हम डील करेंगे, पूरा सिलेबस एक तरफ है और ये चंद चैप्टर्स 5 से 6 चैप्टर्स जो हैं ये एक तरफ हैं। इसमें से हमारा 50 आधा पेपर जो है इसमें से आता है। अगर हम इस एरिया को, मैं आपको पहले ही दिन बता रहा हूं, अगर हम इस एरिया को स्ट्रॉन्ग कर लें, अगर हम इस एरिया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें, मतलब हमारा एम ये होना चाहिए कि अगर ये 50 आते हैं तो अगर इस 50 में से मिनिमम 35 मार्क्स भी हमारे सिक्योर हो जाए तो बाकी क्या 15 नंबर सिक्योर कर सकते हैं आप लोग? बाकी क्या 15 नंबर सिक्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो हमारा फोकस जो है अब इस एरिया के ऊपर ज्यादा होगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग प्री बैच में हैं, आप लोगों को एक एरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स टैक्स, ये हमने पूरे सेशन में 2 बार करना है। एक दफा अभी करवाऊंगा, एक दफा फिर मैं आपको ये फास्ट ट्रैक में कन्वर्ट करवा के वहां पे करवा रहा हूँगा। ये पूरे सेशन में हमने 2 दफा सेल्स टैक्स करना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको भी हम 2 दफा करेंगे। एक दफा मैं आपको आपके प्री बैच के साथ ही करवाऊंगा और सेकंड टाइम मैं आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस करवाऊंगा, जो हमारा एंड पे जाके एक्सप्रेस आएगा उसके साथ करवाऊंगा। तो 2 दफा मैं आपको करवाऊंगा।
ये वो दो एरियाज हैं जो सबसे टेक्निकल हैं, सबसे मुश्किल समझे जाते हैं। ये मैंने आपको थ्रू आउट द सेशन जो है वो दो दो दफा ही करवाने हैं, ताकि पेपर में जब आप जाएं, आई कैप हॉल में बैठें, तो ये तीन सवाल, बिकॉज बिजनेस में से एक आपको न्यूमेरिकल आना है, सेल्स टैक्स में से एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये हो कि आप इसमें से हर तरह के मार्क्स जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने क्या करनी है, प्रॉपर जान मारनी है पूरी तरह से। देखें जी, हमारा सिलेबस सेशन शुरू हुआ है 25 मार्च से। इसकी प्री बैच की जो एंडिंग डेट है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो रखी है हमने 13 जुलाई 2024। 13 जुलाई 2024 को मैंने आपका ये सेशन जो है वाइंड अप कर देने। और पेपर जो है आपका वो होगा गालिबन जाके 7 को, 7 सितंबर को आपका जाके पेपर होगा टैक्स का। तो पेपर से ऑलमोस्ट 2 महीने पहले क्या करना है, मैंने आपका सिलेबस जो है वाइंड अप कर देना है। मैं आपको पहले ही दिन कह रहा हूं कि पेपर पास करना है, सेल्स टैक्स और बिजनेस हमने अच्छी तरह करना है। और मैंने सिर्फ पेपर पास करवाने की नीयत से आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा। मुझे कल एक आधा बच्चा मिला है जिसके अच्छे मार्क्स, लाइक ही या शी वाज अ टॉपर। तो मेरी अब पूरी एफर्ट है कि इन बच्चों के ऊपर उतनी ही जान मारी जाए और इनके ऊपर इतनी एफर्ट की जाए, अब सब पे एफर्ट की जाए कि आप लोग जो हैं वो क्या कर सकें, वो मेरिट जो है वो सिक्योर कर सके। तो हमने तो भाई वो एफर्ट करनी है। जो जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं हमने उनके ऊपर उतनी ही ज्यादा जान मारनी है, हमने कोई चीज छोड़नी नहीं है। तो सेल्स टैक्स 2 दफा है, बिजनेस आपका मैंने इस सेशन में 2 दफा करवाना है। अब हम स्टार्ट किससे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स से। आपको याद हो कल जो हमने अपना डिस्कस कर रहे थे, जो कल हमारी ओरिएंटेशन हुई थी, उस ओरिएंटेशन में हमने देखा था कि हमारा टैक्स का सिलेबस जो है वो 3 ग्रेड्स में डिवाइडेड था। इनकम टैक्स था, सेल्स टैक्स था, ये हमारे पास 3 ग्रेड्स थे जिसमें हम चीजों को लेके चल रहे थे। ये हमारी कल सारी डिस्कशन वगैरह हुई थी। अब उसमें होता क्या है, आप कहीं भी जाएंगे, कहीं से भी पूछेंगे, इवन आप किसी सीनियर से भी बात करेंगे ना, जो आपके दोस्त से आ रहे हैं, वो अगर कहीं और से ही पढ़ रहे होंगे, तो कहेंगे यार हमने तो स्टार्ट किया इनकम टैक्स से है, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तुम तो बेवकूफ हो, तुम सेल्स टैक्स से स्टार्ट कर रहे हो, नहीं होगा। वो बड़ा आपको डिमोटिवेट करेंगे। द थिंग इज दैट सेल्स टैक्स होगा, हम इसको स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे भी यहाँ से। अब होगा क्या, बिकॉज मुझे पहले दिन ही पता है और मैंने पहले दिन ही आपको बता दिया है कि इस एरिया में से हमारे 30 मार्क्स आने ही आने हैं। इस एरिया में से हमारे 30 मार्क्स आने ही आने हैं। तो हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि 2 दफा करने। अब बाकी क्या होगा, बाकी कहीं और से बच्चा पढ़ रहा होता है, सेल्स टैक्स जाके सबसे एंड पे करते हैं, और सबसे एंड पे वो जाके कर रहे होते हैं तकरीबन 7 से 10 दिनों में ऑन एवरेज। आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, किसी सीनियर से पूछ लेंगे, तो सेल्स टैक्स को वो मैक्सिमम 10 दिन देते हैं और बस फास्ट पेस में करके चले जाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने सारा का सारा सेल्स टैक्स यहाँ पे करना है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं, जितने पॉसिबल हुए क्वेश्चंस वो मैं आपको लाइव करवाऊंगा, और कुछ न्यूमेरिकल्स की मैं रिकॉर्डिंग्स भी आपको अपलोड करूंगा। तो मेरी है कि रिजल्ट आने से पहले पहले, रिजल्ट से पहले, रिजल्ट आपका आई गेस 28 या 29 अप्रैल को है, उससे पहले पहले हमारा 45% सिलेबस इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, जीरो पे स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन जब सेल्स टैक्स में एंड करूंगा, आप लोग कहेंगे यार सर मजा आ गया, पेपर हमारा पास है। ईद के फौरन बाद लाइक 20 अप्रैल तक हमारा सेल्स टैक्स वाइंड अप हो जाएगा। जब 20 अप्रैल को सेल्स टैक्स हमारा वाइंड अप होगा, आप लोग खुद कहेंगे कि यार लग रहा है कि टैक्स की तैयारी हमारी सबसे अच्छी जा रही है। द थिंग इज दैट आप लोगों को थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे इस पर्सपेक्टिव में कि आपको रेगुलर रहना है। कल वेडनेसडे है, कल आपको आपका टेस्ट स्केड्यूल, आपको पूरा आपका प्लानर मिल जाने। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने सेल्स टैक्स के आपसे 5 टेस्ट ले लेने, 5 टेस्ट जो हैं वो ले लेने हैं। 20 अप्रैल को आपका सेल्स टैक्स वाइंड अप होना है, 20-21 अप्रैल को। उससे 3 से 4 दिन के बाद मैंने 100 मार्क्स का आपका सिर्फ सेल्स टैक्स का टेस्ट ले लेना है। तो मैंने आपके साथ टेस्ट में बड़ा जुल्म करना है, बिकॉज मेरा अल्टीमेट एम है कि मैंने आपको पेपर ये वाला पास करवाना है, और बिकॉज मुझे कुछ जज्बाती बच्चे भी मिल गए हैं, अब मेरा अल्टीमेट एम जो बना हुआ है कि यार पेपर पास तो होना होना चाहिए। अब वो जो एक्स्ट्रा बच्चे एफर्ट करने वाले हैं, जो एक्स्ट्रा माइल्स जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना है, हमने और एफर्ट्स जो है पुट ऑन करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स से। अच्छा मुझे बताएं, आप में सारे बच्चों ने अभी कोई 1-2 दिनों में कोई चीज खरीदी है मार्केट से जाकर?
कोई भी चीज मार्केट से खरीद के आए हैं, बिस्किट हो गया, टिश्यू बॉक्स हो गया, कोई भी चीज मार्केट से बाय करके आए हैं, बताएं जरा। या घर में कोई बिजली का बिल वगैरह आपके पास पड़ा हुआ है, कोई प्रोडक्ट लेस का हो गया डब्बा, क्या कहते हैं, चिप्स का पैकेट हो गया, कोई भी चीज पड़ी है आपके पास, कोई इनवॉइस पड़ी हुई है आप लोगों के पास, कोई रिसीट पड़ी हुई है आप लोगों के पास? बताएं। अच्छा, उसमें आपने देखा होगा, जब आप सामान खरीद के लेके आए हैं, जब आप सामान बाय करके लेके आए हैं, तो क्या उसके ऊपर आपने कोई सेल्स टैक्स नाम की चीज पे की है? आप बेकरी पे जाते हैं, आप सामान लेके आते हैं, अक्सर एक टर्म लिखी होती है, एक टर्म बड़ी होती है, आप जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जीएसटी। नाम सुना होगा आप लोगों ने। सेल्स टैक्स, ये भी सुना होगा आप लोगों ने। अब हम एंटर होंगे सेल्स टैक्स की दुनिया में और देखेंगे कि सेल्स टैक्स क्या होता है, कैसे हम इसे लेके चलेंगे, कैसे कैलकुलेट होता है, कस्टमर से कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस आउट करना है। तो हाईली प्रैक्टिकल चीज है, हाईली प्रैक्टिकल चीज है, आपकी डेली लाइफ से रिलेट कर रही है। आप कोई भी चीज खरीदते हैं, आप उसकी कीमत देखते हैं, लिखा होता है जीएसटी। वो जीएसटी किस तरह से चल रहा होता है, वो जीएसटी है कैसे, किस तरह से है, वो सारा कुछ हमने क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना, देखना है। तो सेल्स टैक्स देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आज के लेक्चर में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके साथ इसका एनालिसिस शेयर करने लगा। अब ये एनालिसिस क्या कहता है, जरा इसको देखते हैं। देखिए जी, सेल्स टैक्स में स्प्रिंग 23 तक का एनालिसिस है। मैंने तो पहले कहा था कि सेल्स टैक्स में से न्यूमेरिकल पेपर भी आता है, सेल्स टैक्स में से थ्योरेटिकल पेपर भी आता है। जैसे स्प्रिंग 23 में 19 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया और 9 मार्क्स की थ्योरी आई। ऑटम 22 में 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया, 11 मार्क्स की थ्योरी आई। स्प्रिंग 22 में 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया, 17 मार्क्स की थ्योरी आई। ऑन एवरेज देखा जाए तो 25, 26, 28, या अगर आप ओवर द पीरियड स्प्रिंग 15 से लेकर रीसेंट अटेम्प्ट तक देखें, तो 16 मार्क्स का एवरेज के तौर के ऊपर न्यूमेरिकल पेपर आता है और 13 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर आता है। और ऑन एवरेज जो सेल्स टैक्स में से सवाल आता है वो 29 नंबर का, ये एवरेज है। 28 का भी मिलेगा आपको, देखिए, आपको 25 का भी मिलेगा, आपको 31 का भी मिलेगा, आपको 30 का भी मिलेगा, आपको 26 का भी मिलेगा। तो ऑन एवरेज 29 नंबर जो है सेल्स टैक्स में से उसने पूछने ही पूछने हैं। अब ना एक मिथ बनी होती है टैक्स के पेपर को लेकर, जो न्यूमेरिकल बड़े मुश्किल है, न्यूमेरिकल कर लो, न्यूमेरिकल कर लो तो पेपर पास हो जाएगा। जी, हमारी न्यूमेरिकल की तैयारी बेहतर नहीं है तो हम पेपर नहीं पास कर पाएंगे। ये एक ना बड़ी मिथ बनी हुई है। हम ना कुछ आई कैप के स्टैट देखते हैं कि सबसे मुश्किल चीज है क्या, न्यूमेरिकल मुश्किल है, थ्योरेटिकल मुश्किल है, या प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या है, वो हम क्या करते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस आउट करना है कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लमेटिक एरिया। ये सेल्स टैक्स के ना कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अब न्यूमेरिकल्स देखें कितने मार्क्स के आते हैं। न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं ऑन एवरेज 16 मार्क्स के। ये सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल हैं। अब इसमें परफॉर्मेंस देखते हैं। देखिए, पास पेपर में जहां पे भी न्यूमेरिकल्स में आपको एसोसिएट्स का वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा, पास पेपर में जहां पे भी आपको न्यूमेरिकल्स में एसोसिएट का वर्ड लिखा हुआ आएगा, ये सारे मुश्किल न्यूमेरिकल हैं, बड़े न्यूमेरिकल शुमार होते हैं। फैज एसोसिएट एक मुश्किल न्यूमेरिकल है, बट कितने परसेंट बच्चे पासिंग मार्क्स लेके बैठे हुए हैं? 80%। आबिद खान एक मुश्किल न्यूमेरिकल है, 84%, 73%, 74%, 84%। तो न्यूमेरिकल्स में अगर देखा जाए तो बच्चों की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर है। अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल्स में 50%, 60%, मतलब आधी अवाम जो है वो क्या कर रही है, पेपर में से न्यूमेरिकल में से पासिंग मार्क्स सिक्योर कर रही है। ओके, फिर चलते हैं थ्योरेटिकल। अब 13 मार्क्स की ऑन एवरेज थ्योरी आनी ही आनी है। अगर थ्योरेटिकल में हम देखें तो स्प्रिंग 18 में 2 सवाल आए, 28% बच्चे पासिंग मार्क्स ले पाए। स्प्रिंग 19 में 15% बच्चे जो हैं वो पासिंग मार्क्स जो है उनके आए। फिर 25%, 26%, 13%, 17%, 16%, 15%।
इसका मतलब अगर मैं आपसे आज इस एनालिसिस को लेके पूछूं तो आपके सामने ये जो ट्रेंड बता रहा है, प्रॉब्लम किसमें है? बताएं जरा, सेल्स टैक्स में प्रॉब्लम किसमें है? न्यूमेरिकल्स, सॉरी थ्योरेटिकल्स। मैंने कहा यार ये ठीक है, इतना मैंने हाई होना है कि सुबह सुबह आपको रोजा लगना शुरू हो गया है। जी जनाब, बाकी बच्चे ही बताएं, ये स्टैट हमारे सामने पड़े हुए हैं, आपके ख्याल से सही इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट चीज है क्या जिसमें से हम पासिंग मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, या जो हमारे लिए प्रॉब्लम बना हुआ है? देखें, अब आपको एक चीज तो मैंने बता दी है कि सेल्स टैक्स में से 29 नंबर तक का पेपर आना ही आना है। और ये 29 नंबर आपको पता है, आप कहते हैं जी गैस दे दें, गैस दे दें, एंड पे आके गैस मांग रहे होते हैं। कोई ऐसी चीज बताएं जो कंफर्म हमें पेपर में आनी ही आनी है। ठीक है। अब आपको ऑन अ वेरी फर्स्ट डे क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है ऑन अ वेरी फर्स्ट डे कि यार ये एरिया है सेल्स टैक्स का, इतने मार्क्स के न्यूमेरिकल आने हैं, इतने मार्क्स की थ्योरी आनी है। मुश्किल चीज क्या है, प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है? थ्योरी है। मैंने आपको पहले दिन ही जो हमारा ओरिएंटेशन का लेक्चर था, मैंने आपको उसी में बता दिया था कि मैं न्यूमेरिकल्स में आपको इतना कैपेबल कर दूंगा कि न्यूमेरिकल्स कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। न्यूमेरिकल्स में मार्क्स सिक्योर करना आपके लिए कभी भी इशू नहीं होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया था। मैं आपको उसकी तमाम टेक्निक्स, तमाम शॉर्टकट्स, हर तरह की चीज़ें जो है बता दूंगा, गाइड कर दूंगा कि यार न्यूमेरिकल में अगर मार्क्स सिक्योर करने हैं तो वो हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्टकट टेक्निक्स जो होंगी वो बता दूंगा, किस तरह मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कैसे सिक्योर कर सकते हैं, हर एक चीज़ जो है वो आपको गाइड कर दूंगा मैं। न्यूमेरिकल्स में आपको शॉर्टेस्ट टाइम में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने की टेक्निक, शॉर्टकट पॉइंट, तुक्केबाजी, हर चीज बता दूंगा। आपको एक कॉमन एक फ्रेमवर्क दे दूंगा, एक रूल्स की शीट दे दूंगा, वो रूल्स पकड़ के अप्लाई करो, टक पूरा न्यूमेरिकल हो जाएगा। 80% न्यूमेरिकल्स तो आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे, चाहे जितने मर्जी अनसीन न्यूमेरिकल्स हैं वो आ जाए आपके। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आनी है? थ्योरी में। इस थ्योरी में आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा। जो चीज क्रैमिंग वाली होगी वो आपने रट्टा मारना है, और जो चीज जो है वो हमारी होगी लाइक कंसेप्चुअल, वो मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर दूंगा विद एग्जांपल एंड विद ईच एंड एवरीथिंग कि आपको इश्यू उसमें नहीं आएगा। बट थ्योरी में एफर्ट्स आपने करनी है, इसलिए मैंने थ्योरी में मल्टीपल टेस्ट जो है वो आपसे लेने हैं, ताकि आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो रही हो। इज दैट क्लियर? थोड़ा हौसला हो रहा है कि टैक्स है क्या? और मैं आपको बताऊं, टैक्स का पेपर आसान बड़ा है। टैक्स का पेपर बड़ा आसान है अगर आप इसको तरीके से करते हैं। देखिए, टैक्स का सिलेबस जो है ना वो लॉ है। आप यहाँ पे जो कानून पढ़ रहे हैं ना, आप इनकम टैक्स की बात करेंगे तो वहां पे जाके आपने पढ़ना है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, दैट इज अ प्योर लॉ। सेल्स टैक्स की बात करेंगे तो सेल्स टैक्स में आपके आपने पढ़ना है सेल्स टैक्स एक्ट, वो भी कानून है। तो हम लॉ पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पे लॉ की एप्लीकेबिलिटी देखनी है, हमने उसकी इंटरप्रिटेशन को समझना है। होता क्या है, वेरियस बुक्स होती हैं, उन्होंने वही उठाते हैं ऑर्डिनेंस, उसको ऐसा छापा मार देते हैं, साथ थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, और बच्चा कहता है कि पेपर बड़ा मुश्किल है। मैंने अब क्या करना है, मैंने आपको चीजों को लिंक करके लेके चलना है। हमने हर चीज लिंक करके चलनी है। एक चीज है, उससे जो रिलेटेड कंसेप्ट होगा, बेशक वो किसी और की किताब में कहीं और लिखा हो, मेरी बुक में वो बिल्कुल अब क्या मिलेगा आपको, वो सारी चीजें इंटीग्रेटेड मिलेंगी, आपस में रिलेटेड मिलेंगी, साथ साथ लगी होंगी। तो हमने इस तरह से इस चीजों को लेके चलना है। गॉट इट? यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं, वरना हम आगे चलते हैं। बताएं जरा, कोई सवाल है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की है तो बताएं। अच्छा जी, अब ये सेल्स टैक्स है, आपको पता लग गया जी इसमें से 29 नंबर का पेपर जो है वो हमारा आना ही आना है।
ये 29 नंबर का पेपर जो है वो हमारा आना ही आना है। अब इस सेल्स टैक्स का हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या प्रिपरेशन के लिए हमने इन 5 जोन्स में डिवाइड किए। पहले हैं सेल्स टैक्स डेफिनेशंस, उसके बाद आएंगे सेल्स टैक्स के रूल्स एंड प्रोविजंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन के मुताबिक क्या रूल्स हैं, कैसे हम उनको लेके चलते हैं। हम देखेंगे उसके बाद जाके कि सेल्स टैक्स के रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होने हैं, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या है, ऑडिट किस तरह होना है सेल्स टैक्स, और एंड पे आ जाएंगे हमारे पास न्यूमेरिकल। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर चीज नजर आ रही है ना, दिस इज अ प्योर डिवीजन ऑफ सेल्स टैक्स। मैंने आपको जो बुक शेयर की है सॉफ्ट में, आप देखेंगे तो उसमें चैप्टर का सीक्वेंसेस भी यही है। पहले सेल्स टैक्स डेफिनेशन कवर होती है चैप्टर नंबर 21 में, फिर 22 में प्रोविजन रूल्स है, 23 में रजिस्ट्रेशन है, डी रजिस्ट्रेशन है, 24 में रिकॉर्ड एंड ऑडिट है, उसके बाद फिर हमारे पास पेपर आता है। तो हमने इसको ऐसे ही लेके चलना है। देखिए, अब सेल्स टैक्स में से जो चीज़ें आनी है मैं आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बता देता हूँ कि अगर आप सेल्स टैक्स डेफिनेशन अच्छी तरह से कर लें और प्रोविजन एंड रूल्स इनको अच्छी तरह से कर लें, मतलब सिर्फ ये दो एरियाज अगर आपके अच्छी तरह से हो जाएं तो आपके 100% न्यूमेरिकल्स इसी से होते हैं। इसका मतलब ये दो एरिया करने के बाद हम ऑन एवरेज 16 से 18 मार्क्स तक का पूरा न्यूमेरिकल जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल आता ही यहाँ से है। फिर इन दोनों एरिया में से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है वो गालिबन आपको 5 नंबर का मिलेगा। तो सिर्फ ये दो एरिया, मतलब अगर आपकी सेल्स टैक्स डेफिनेशन अच्छी तरह से तैयार है, आपको सेल्स टैक्स की प्रोविजन एंड रूल्स जो है ये अच्छी तरह से तैयार हो गए हुए हैं, तो ये दो एरिया सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स आपके सिक्योर करवा देता है? 21 मार्क्स जो है वो आपके सिक्योर करवा के दे रहा होता है। ये जो दो एरियाज हैं ये कितने मार्क्स, 21 मार्क्स जो हैं वो आपके सिक्योर करवा के दे रहे होते हैं। बाकी 5 नंबर के जो सवाल आते हैं वो इन दोनों में से आते हैं। इन दो एरिया में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा और ये 5 से 7 मार्क्स का होगा। तो सर ये आपके सामने पूरा पेपर की सेल्स टैक्स वाले एरिया के डायसेक्शन है। अब होता क्या है, सेल्स टैक्स की थ्योरी जो बड़ी मुश्किल है, अभी हमने एनालिसिस देखा, हमने एग्जाम परफॉर्मेंसेस देखी जो हैं, उसमें लिखा सेल्स टैक्स थ्योरी जो है बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। पता प्रॉब्लमेटिक क्यों है? आप बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, 90% अवाम ये रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड एंड ऑडिट वाला एरिया करती नहीं है, छोड़ देती है। ये मुश्किल लगता है, याद नहीं होता, वो छोड़ देती है। पहले मसला, पहली प्रॉब्लम यहाँ पर रेज होती है। अब जब आपने किया ही नहीं है तो आप ये 5 नंबर का सवाल कर ही नहीं पाते। जब मैं आपको पास पेपर्स करवा रहा हूँ ना इस एरिया के, जब स्पेसिफिकली हम रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन वाले एरिया पर पहुंचेंगे तो वहां पे जाके आपको बताऊंगा, इवन वहां पे जाके आपको दिखाऊंगा एग्जामिनर कमेंट। तकरीबन हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर जो है वो रो रहा होता है कि भाईजान ये सवाल जो है रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन के बच्चों ने किए ही नहीं है, सिलेक्टिव स्टडी है, छोड़ के आए हुए हैं। तो ये वो एरिया है जो बच्चे छोड़ते हैं, हमने भाई इस पे जान मारनी है। ये क्रैमिंग वाला एरिया है, रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन, इसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए, और रेंटल प्रेमिसेस एग्रीमेंट होना चाहिए, कैश इनवाइस होनी चाहिए, सेल्स एग्रीमेंट होना चाहिए, सेल्स इनवाइस, ये सारी चीजें हैं। दरखास्त कहाँ पर लिखी जानी चाहिए, आरटीओ के पास। तो ये चीजें क्रैम करने वाली, रट्टा मारने वाली हैं। इसको पहले हम डिटेल में समझेंगे, मुकम्मल तफसील में लेके चलेंगे। उसके बाद आपको फ्लो चार्ट्स दूंगा, वो समरीज होंगी, उस पर डब्बे बने होंगे, 5 डब्बे हैं, वो 5 डब्बे पूरे का पूरा कवर करवा देंगे। और उन्हीं 5 डब्बों में से इस एरिया में से जितने भी सवाल बन रहे हैं, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो उसमें से सारे के सारे क्या होंगे, सॉल्व हो रहे होंगे। तो हम इस पैटर्न पे करेंगे, लेकिन हमने ये एरिया करने, तो ये सारे का सारा आपके सामने है। देखिए डेफिनेशंस, अगर आपको सेल्स टैक्स समझ आ गई है, आपको प्रोविजन एंड रूल सेल्स टैक्स के समझ आ गए हैं,
तो आप 21 नंबर तक का या 26 नंबर तक जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, बिकॉज आपका न्यूमेरिकल भी इसमें से निकल आएगा। आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन या दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पार्ट ए में होंगे या पार्ट बी में होंगे वो भी इसमें से हो जाएंगे, वो भी इसमें से कंप्लीट हो जाएंगे। एक सवाल के लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट्स जो हैं वो करनी पड़ेंगे। तो ये सारा आपके सामने मैंने ब्रेकअप करके रख दिया। सिलेक्टिव स्टडी हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। जो एरिया मुश्किल होगा मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा। आप जो कि ऑनलाइन बैठे हुए हैं, अगर आप फिजिकल होते तो आप मेरे ऑफिस आ सकते थे। ऑनलाइन मैं आपको फिर कहता हूँ कि आपका ग्रुप ओपन है, आप ग्रुप में पूछें मेरे से, आप मुझे टेक्स्ट कर दें, आप मुझे डीएम कर दें, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अगर आपको डीएम में समझ ना आई या टेक्स्ट में समझ ना आई, मैं आपको कॉल ले लूंगा, मैं आपके लिए स्पेशली अरेंजमेंट कर लूंगा। मैं 1 to 1 कस्टमाइज, लाइक ऐसे जूम की मीटिंग में टाइम डिसाइड करके संडे को आ जाया करूंगा, 1 on 1 हम डिसाइड कर लिया करेंगे। बट आपने करना है ये वाला मेरे एंड से। एफर्ट्स में कोई भी किसी किस्म की आपको कमी महसूस नहीं होगी मेरे एंड से, आपको कोई एफर्ट्स में कमी महसूस नहीं होगी। बट आपको भी उतनी ही एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। वो कहते हैं ना कि जो वन साइडेड एफर्ट्स होती हैं बड़ी इंजूरियस होती हैं, बड़ा नुकसान देती हैं। एक तरफा जो चीज होती है वो हमेशा जो है नुकसान दे देती है। चीजें कामयाब कब होती हैं, जब टू वे होती है। तो वन वे नहीं होनी चाहिए। वो ना हो कि मैं यहाँ पे पूरी एफर्ट्स लेके बैठा हूँ, हमारी आधी क्लास जो है गायब हुई हो। जैसे आज का दिन देखा जाए, आज के दिन हमारी आधी क्लास है ही नहीं, गायब बैठी हुई है, उनको पता ही नहीं है क्लास हो रही है कि नहीं हो रही। हालांकि आज का लेक्चर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बट दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने एफर्ट्स जो हैं वो अपनी पूरी पूरी जो है वो देनी है। आपने उसमें कोई किसी किस्म की डंडी नहीं मारनी। आपको जो सपोर्ट चाहिए होगी वो मैं दूंगा। आपको जो किसी किस्म की क्या कहते हैं हेल्प चाहिए होगी वो भी क्या होगा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँगा। बट मुझे आपकी एफर्ट चाहिए, मुझे आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए। 1 घंटा रोज का मुझे टैक्स के लिए चाहिए। आप चंद अरसा कर लें, लाइक 2 हफ्ते मेरे कहने के ऊपर मेरे मुताबिक टैक्स को टाइम दे दें, आपको अल्टीमेटली टैक्स जो है वो खुद ही अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे यार पेपर जो है टैक्स का बेहतर है, पेपर है, अच्छा पेपर है, और आपके लिए पेपर आसान भी हो जाएगा। आपको ये पेपर पढ़ते हुए भी मजा आएगा, और आप कहेंगे यार हाँ यार ये हो सकता है। और आपके लिए क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर है, आपको थोड़ी सी नो हाउ हो जाए, आप इसकी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, आप इसके सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सारा कुछ मैं सिखा दूं तो आप इसके सर्विसेज दे सकते हैं। इवन दो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम आगे जाएंगे एक एरिया आएगा रिटर्न्स वाला, मैं आपको बकायदा यहाँ पे ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना भी सिखा दूंगा कि यार टैक्स की रिटर्न ना इस तरह से फाइल होती है। तो आपको सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे दूंगा मैं इसी कोर्स में। हालांकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मुझे मजा आता है सिखाने में, ट्रेनिंग का मुझे बड़ा मजा आता है। तो मैं आपको रिटर्न फाइल करना भी सिखा दूंगा। बट ये उसी वक्त सारा कुछ पॉसिबल होगा जब आप भी इक्वली एफर्ट्स पुट कर रहे होंगे। और आपकी इक्वल एफर्ट्स क्या है कि आपने एक तो लाइव क्लासेस लेनी है, दूसरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, तीसरा टेस्ट आप लोगों ने देना है। टेस्ट में नहीं छोड़ना। भाई टीए को सैलरी जानी है, और उसको अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो उसको फ्री की सैलरी जानी है, उसने बैठ के पबजी की गेम खेलनी है बैठ के, तो उसको हमने क्या करना है, पैसे जो है अपने हलाल करवाने हैं। तो ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, दिस इज द कंप्लीट डाइसेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, जहां तक कोई सवाल है, कुछ हौसला हुआ, कुछ समझ आई है कि हम कर क्या रहे हैं और हमने करना कैसे है। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो मुझे बताए। जी जनाब। चले जी हम आगे चलते हैं। हम जरा ना सेल्स टैक्स का एक प्रोसेस, एक बेसिक सा फ्रेमवर्क डिस्कस करते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। अकाउंटिंग पढ़ी होगी आप लोगों ने, अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना। अकाउंटिंग में हम एक अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका पता है क्या होता है आप लोगों को?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सबको आइडिया, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसकी अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट हो, जिसने अकाउंटिंग कभी जिंदगी में पढ़ी ना हो? सेल्स टैक्स का ना जो ताल्लुक है, जो सेल्स टैक्स का रिलेशन है, वो आपके बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ है। जरा मुझे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएंगे कैसा होता है? बताएंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लेते हैं? सेल्स, इसमें से हम लेस करवाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो मेरे पास क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही होता है। फिर हम इसमें से हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस करवाते हैं, तो मेरे पास क्या आता है? मेरे पास आता है जी नेट प्रॉफिट। ऐसे ही होता है ना? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो यही हमारा बेसिक बनता है ना। अब जरा बताएं, हम सेल्स किसको करते हैं? हम सेल्स करते हैं कस्टमर को। सेल्स किसे करते हैं हम सेल्स करते हैं कस्टमर्स को। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स है, मैं दुकान पे गया, दुकानदार ने क्या किया? दुकानदार ने कहा हाँ भाई क्या लेना है? मैंने कहा मैंने ये लेने। उसने कहा ठीक है, उसने मुझे ये हैंड ओवर किया, मैंने उसको पेमेंट की, तो दुकानदार के लिए क्या होगी? सेल्स कंसिडर होगी। तो जब आप सेल्स करते हैं बेचते वक्त, जो आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो आप कस्टमर से, ये दुकानदार भाई टैक्स ले रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसने कस्टमर को सामान बेचा 100 रुपए का। कस्टमर ने कहा भाई कितने का है? इसने कहा 100 रुपए का। इसने कहा दे दें। इसने बिल स्कैन किया, बिल आया जी, 100 रुपए की चीज है, उसके ऊपर 18% टैक्स लगा हुआ था, 18 रुपए इसने इजाफी लिए। अब याद रखिएगा, जो हम सेल्स टैक्स पढ़ेंगे सारा कुछ, ये हम एक इंडिविजुअल कस्टमर की कैपेसिटी में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे दुकानदार के पर्सपेक्टिव से। हमने सारा कुछ पढ़ना है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। ये सारी बातें जो मैं करूंगा, आपने इसको सोचना है दुकानदार पे। वो जब बात कर रहा हूँ खरीदने की बेचने की, सोचे कि दुकानदार क्या कर रहा है? दुकानदार कस्टमर को सामान बेच रहा है, दुकानदार पर सामान लेके आ रहा है, बेच रहा है, लेके आ रहा है, बेच रहा है, लेके आ रहा है। तो ये दुकानदार के, बिजनेस के, मैन्युफैक्चरर के, उसके पर्सपेक्टिव से सारा हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस करना है। अब सेल्स किसको करते हैं? कस्टमर को। जब कस्टमर को हम सामान बेचते हैं, कस्टमर से हम क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। जब कस्टमर से हम पैसे लेते हैं, तो हम जब कस्टमर को सामान बेच रहे हैं, कस्टमर को ये प्रोडक्ट बेचा, प्रोडक्ट के साथ जो मैं टैक्स लूंगा, वो दुकानदार के लिए क्या कहलाएगा? वो दुकानदार के लिए आउटपुट टैक्स कहलाएगा। कि जी क्या? आउटपुट टैक्स है। अब आउटपुट का मतलब क्या है? सेल्स। सेल्स की है, सेल्स का मतलब क्या है? हमारे बिजनेस से गुड्स बाहर गई हैं, जो हम कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं टैक्स, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स। जो हम कस्टमर से टैक्स रिसीव कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? समझ आई कि जो हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेंगे, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? वो हमारे लिए आउटपुट टैक्स जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। समझ आई इस चीज की? अब खुद सोचें, ये दुकानदार है, अगर दुकानदार ये लेके आया बेचने के लिए, ये कहीं से खरीद के तो लाया होगा। अब जो बंदा आपको सामान बेच रहा है, वो भी क्या करके लाया होगा? वो भी तो कहीं से खरीद के लाया होगा। अब वो जहां से खरीद के लेके आया है, जहां से खरीद के लेके आया है, ये वहां पे टैक्स पे करके आया होगा। बिकॉज देखिए, अगर मैं दुकानदार हूं, मैं आपको ये सामान बेच रहा हूं, मैं भी तो कहीं से खरीद के लेके आया हूंगा। मैं जिससे खरीद के लेके आया हूंगा, उसने मुझे सेल किया होगा।
जब उसने मुझे सेल्स की होगी तो उसने भी मेरे से क्या किया होगा, टैक्स जो है वो कलेक्ट किया होगा। तो इसका मतलब जब मैं कोई सामान खरीद के लेके आऊंगा, खरीदते वक्त जो मैंने टैक्स पे किया होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सामान लिया था 50 रुपए का, तो जब 50 रुपए का सामान लिया था उसके ऊपर जो मैंने पे किया था वो मेरा क्या कहलाया था, वो मेरा इनपुट टैक्स कहलाया था। अब सेल्स टैक्स होता क्या है, देखिए जिस तरह ये हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, सिमिलरली सेल्स टैक्स में भी हमने न्यूमेरिकल्स में सीखना यही है कि जो हमने सेल्स की है उसमें से जो हमें रिसीव हुआ है वो मेरा क्या है, वो है मेरा आउटपुट टैक्स। जो मैंने खरीदारी की थी, जो मैंने पे किया था, वो था मेरा इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को लेस करवाना, जो रिमेनिंग आएगा ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। और हमने सारा कुछ ये कैलकुलेट करना सीखना है। दिस इज द रियल थिंग, दिस इज द रियल थिंग जो हमने क्या करनी है, यहाँ पर सीखनी है, जो हमने यहाँ पर लेके चलनी है। तो ये है जी सारा कुछ हमारा, जो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेके चल रहे होंगे। समझ आई कि जो सेल परचेज है, हम यही पढ़ के नहीं सेल्स की है, परचेजेस की है, प्रॉफिट आ गया, लेकिन सेल्स करते हैं जो हम कस्टमर से टैक्स ले रहे होते हैं, और जब हमने खरीदारी की होती है, जो हमने पे किया होता है उसको हमने यहाँ पर नेट करना है। आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, अब आप सोचिए रेस्टोरेंट के पर्सपेक्टिव से, वो आपको खाना खिलाता है, आपसे बिल लेता है, तो वो जो आपसे टैक्स लेता है वो उसके लिए क्या हुआ, रेस्टोरेंट के लिए आउटपुट टैक्स। वो जो सामान लेके आया हुआ था, घी हो गया, खाना सामान वगैरह हो गया, उस पर जो उसने पे किया हुआ था वो उसका क्या था, इनपुट टैक्स था। आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स लेस करवाना है और हमने ये पे करना सीखना है। तो एक्चुअली सारा कुछ हमने ये चीज यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखनी है। तो लॉजिक, थीम समझ आया कि हम यहाँ पे सारा कुछ क्या कर रहे हैं, क्या हम इसको लेके चलेंगे, कैसे सारा कुछ हमारा होगा। समझ आया इस चीज के बारे में कि नहीं आया, आप लोगों को बताएं जरा। अगर नहीं आया तो मैं आपको कहानी एक समझाता हूँ। हम चलते हैं अपने दोस्तों के पास। अब अगर आप इनको देखें तो ये एक सेलर है, ये क्या है, सेलर है, बेचने वाले हैं, इन्होंने सामान बेचना है। अब इनके पास क्या होगा, कस्टमर आएगा। अब जब कस्टमर क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो ये क्या किएगा, जब कस्टमर को पैसे लेंगे, जो कस्टमर से लेंगे अमाउंट, वो इनके लिए क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स कहलाएगा। और जो इन्होंने परचेजिंग के वक्त पे किया होगा वो क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहलाएगा। तो उस आउटपुट टैक्स में से ये इनपुट टैक्स जो है वो हमने क्या करना है, लेस करना है, और हमारे पास क्या होगा, सारा का सारा आ जाएगा। तो बेसिकली हमने ये चीज जो है वो यहाँ पे देखनी है। आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आपको जो बिल मिलता है, आप उस बिल की प्रोसेसिंग को देखनी है कि वो दुकानदार काउंटर जो है जो आपको बिल दे रहा है, आपसे टैक्स ले रहा है। जो आपसे लिया जाएगा वो आउटपुट टैक्स है। जो उसने सामान दिया, वो बर्गर का बन लेके आया था, मीट लाया था, ऑयल लाया था, ये सारा उसके ऊपर तो उसने टैक्स पे किया हुआ है, वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसके लिए कहलाएगा इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करना है, और रिमेनिंग चीज जो है वो हमने क्या करनी है, पे करनी है। तो एक्चुअली हम ये सारा कुछ जो है वो सीख रहे होंगे। तो ये सारा हमारा कहानी है जो सेल्स टैक्स में हमने लेके चलनी है। तो यहाँ तक ही रखते हैं, आज हमारा जो कि फर्स्ट लेक्चर ही था। फिर कल हम एंटर होंगे सेल्स टैक्स के डेफिनेशंस में, और देखेंगे कि डेफिनेशंस क्या होती हैं, कैसे हैं। अब मैं आपको डेफिनेशंस में साथ साथ बताता जाऊंगा कि जी ये डेफिनेशन जो है क्रैम करने वाली है, मैं लिखवाऊंगा, आप लोगों ने लिख लेना है कि जी इसका रट्टा मारना है, इसको कंसेप्टली लेके चलना है, और एक होगा रीड ओनली कि ये पढ़ लो, इसमें से आज तक पास पेपर में से कोई चीज नहीं आई, तो वो मैं आपको क्या करूंगा, वो मैं आपको साथ साथ जो है गाइड करता रहूंगा। इज दैट क्लियर?
जी जनाब, यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझे बताएं। सर मेरा सवाल है जी। जी। सर आपने यहाँ पर बात की कि डिस्पाइट ऑफ ये शॉप ओनर इनपुट और आउटपुट टैक्स, ये बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। लेकिन आपने मैन्युफैक्चरर और जो दुकानदार है उसके पर्सपेक्टिव से बात की कि जब वो सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से सामान लेगा तो वहाँ पर भी टैक्स पे करेगा सप्लायर को, और जब वो कस्टमर से रिसीव करेगा तो कस्टमर को बेचेगा सामान तो वहाँ से भी टैक्स रिसीव करेगा, जो आउटपुट टैक्स हो गई। तो यहाँ पर सर मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से देखे तो एक टैक्स तो जो मैन्युफैक्चरर ने फाइल किया वो टैक्स गया गवर्नमेंट को, और दूसरा टैक्स जो सेलर फाइल करेगा या जो दुकानदार फाइल करेगा वो भी गवर्नमेंट को गया। तो यहाँ पर टैक्स एक प्रोडक्ट का दो दफा फाइल नहीं हुआ सर। ये आपको मैं कल समझाऊंगा जब सप्लाई चेन डिस्कस करेंगे कि सही है। गवर्नमेंट को सिर्फ एक, इंशाल्लाह। आप लोगों को सारी समझ आएगी कि होता क्या है। मैंने आपको कल एक शायद टर्म बोली थी कि जब पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा होता है ना, उसके फीडर से लेके जब एक बंदा मरता है उसके कफन तक गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ये सारी सप्लाई चेन किस तरह काम करती है, ये वैट क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा नाम वैट का। सारा कुछ हम जी। discuss करेंगे, ये कल का लेक्चर है हमारा। इंशाल्लाह। और और कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन किसी को है तो बताएं, क्योंकि इंटरेस्टिंग लगा कि बोर लग रहा है। हम्म। चलिए कल ज्यादा इंटरेस्टिंग इसको बनाएंगे। और कल मैं आपको एक पूरी सप्लाई चेन सिखाऊंगा कि होता क्या है। आज तो चूंकि मैंने आज मेरे ख्याल से इंटरनेट में कोई इशू तो नहीं आया ना। कल एक भाई को जरा इतराज था कि इंटरनेट में इशू आया तो मेरी बड़ी डिस्टॉर्शन हुई थी। आज तो कोई इंटरनेट में इशू नहीं आया। हाँ, तो सुबह इसलिए लेट हुए हैं बिकॉज एक न्यू कनेक्शन किया है और सारा कुछ कर कर आके बहुत ही स्मूथ हुए। अब मेरे ख्याल से मेरे एंड से आपको कभी भी इंटरनेट का इशू नहीं आएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, कल मिलेंगे। अच्छा, मैंने आपसे कंफर्म करना था, मुझे आप लोगों ने कल कंफर्म नहीं किया था। हम क्लास स्टार्ट 9 बजे कर लिया करें, 9 से लेके 10-20 तक। क्योंकि अगर 9 बजे स्टार्ट करेंगे, अगर खुदा ना खासा कभी लेट हुआ भी ना, तो 9:15 तक लेट होगा। तो वैसे भी हमारा ऑफिशियल टाइम 9:15 का ही है। तो अगर हम 15 मिनट पहले स्टार्ट कर ले तो क्या जाएगा। ये है कि मुझे ज़रा टाइम ज़रा मिल जाएगा और मैं आप लोगों को ज़रा कहानियाँ कराऊंगा कि यार ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाता रहूंगा साथ साथ। मुझे रूम मिल जाएगा ज़रा, बिकॉज मुझे टेक्स्ट पढ़ाते बड़ा मज़ा आता है, मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। आप लोगों ने कल एक काम लाजमी करना है, और वो ये है कि आप लोगों के पास कोई प्रोडक्ट्स होने चाहिए। कोई बिस्किट का डब्बा हो गया, टिश्यू का डब्बा हो गया, उसके पीछे ना कीमत लिखी होगी। चाय की पत्ती का हो गया, जरा आपने कल उनको पढ़ के आना है। फिर कल हम देखेंगे कैसे उसके ऊपर वो टैक्स है किस तरह। चाहे इवन लेस का पैकेट हो गया या स्टिंग की बोतल हो गई, ये देख के आइएगा, कल हम इसको डिस्कस आउट कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 9 बजे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।